साथियों, आइए जानते हैं हमारे गांव में घटित कुछ साप्ताहिक महत्वपूर्ण घटनाएं। युवाओं के बीच त्योहार जैसा माहौल बनाने वाला बड़े कनेरा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का 8वां सीजन दिनांक 5 जनवरी 2025 दिन रविवार को संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 6 टीमें खुडगुड़ा किंग्स, बकोदागुड़ा ब्लास्टर्स, डोंगरीगुड़ा टाइगर्स, पवनगुड़ा पैंथर्स, राजापारा रॉयल्स, कदमपारा कैपिटल्स ने भाग लिया। लीग मैचों की समाप्ति के बाद क्रमशः 4 टीमें खुडगुड़ा किंग्स, बकोदागुड़ा ब्लास्टर्स, डोंगरीगुड़ा टाइगर्स और पवनगुड़ा पैंथर्स ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। आईपीएल की तर्ज पर पहला क्वालिफायर मैच ऊपर के टॉप 2 टीमों खुडगुड़ा किंग्स और बकोदागुड़ा ब्लास्टर्स के बीच हुआ। इस मुकाबले में खुडगुड़ा किंग्स टीम ने जीत हासिल की, वहीं बकोदागुड़ा ब्लास्टर्स को आगे एक और मौका मिलने वाला था। अगला मुकाबला एलिमिनेटर मुकाबला था, जिसमें हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर होने वाली थी। ये मुकाबला था डोंगरीगुड़ा टाइगर्स और पवनगुड़ा पैंथर्स के बीच। जैसा कि तय था, टाइगर के सामने पैंथर्स की कहां चलती है। कप्तान संजय पोयाम की दहाड़ 32 गेंदों में 13 छक्के और 2 चौकों की मदद से शानदार 98 रन की पारी और 3 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट झटकने से पवनगुड़ा पैंथर्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब मुकाबला था दूसरे क्वालिफायर मैच का। डोंगरीगुड़ा टाइगर्स और बकोदागुड़ा ब्लास्टर के करो या मरो की स्थिति वाले इस मैच में मोनू निषाद के शानदार अर्धशतकीय पारी से डोंगरीगुड़ा टाइगर्स ने मैच अपने नाम कर फाइनल का सफर तय किया। अंततः 5 जनवरी 2025 को बीकेपीएल सीजन 8 का फाइनल महामुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। इस फाइनल मुकाबले को देखने सिर्फ बड़े कनेरा ही नहीं, आसपास के कई गांव के क्रिकेट प्रेमी आए हुए थे। राष्ट्रगान के बाद मैच शुरू हुआ। खुडगुड़ा किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गौतम भारद्वाज के 26 रन, मुकेश बघेल के 43 रन और कप्तान रमेश राठौर के अर्धशतकीय पारी के साथ 142 रन बनाए। दूसरी इनिंग खेलने आए डोंगरीगुड़ा टाइगर्स की टीम ने 143 रन के लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी शुरुआत की। दिनेश बघेल 26 रन, मोनू निषाद 30 रन ने अच्छी ओपनिंग साझेदारी की, लेकिन कप्तान संजय पोयाम के 23 रन बनाकर पवेलियन वापस जाने के बाद पूरी टीम 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह से टीम खुडगुड़ा किंग्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और डोंगरीगुड़ा टाइगर्स ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों ही टीमों को अतिथि उपसरपंच प्रकाश चुरेगिया, पूर्व उपसरपंच आनंद पवार एवं अन्य ग्रामीण जनों के द्वारा ट्रॉफी प्रदान किया गया। गांव में अभी भी धान खरीदी का काम अनवरत जारी है। बारदाने की समस्या बनी हुई है। किसान रबी फसल की देखरेख व तोड़ाई में व्यस्त हैं। इसी बीच दिनांक 6 जनवरी 2025 को वन प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ, जिसमें श्री बैसाखू कश्यप अध्यक्ष के रूप में चुने गए और अन्य सदस्य की जानकारी इस तरह से है। खड़े हुए ना सदस्य में है सब है। कश्यप, जयराम कश्यप भैया क्या गेलो ना लग रहा है। लोकमान दीवान, चतुर्भुज बघेल, लुचन पोया, मसूराम कश्यप, सुखदेव चौहान, आयतु बघेल, लैकन कश्यप, रामलाल नेताम नहीं आए, परसु कश्यप नाश्ता कर गया, डालचंद कौशिक, बन्नू यादव, रेशम भंडारी, धनुर्जय कश्यप, जसवती मानिकपुरी, इतवारिन कश्यप, अगनबती कश्यप, गोकुलदास मानिकपुरी। 21 लोग हैं टोटल। ठीक है। साथियों,
अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट गोट बात में। नमस्कार साथियों, पिछले एपिसोड में हमने जंगल के रखरखाव, जंगल के बचाव के ऊपर हमारे अतिथि से बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा किए। उसी तारतम्य में अभी आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे गांव के वन प्रबंधन समिति के नए अध्यक्ष, जिनका कि इसी हफ्ते चुनाव हुआ है। और हमारे समिति के जो नए अध्यक्ष हैं श्री बैसाखू राम कश्यप जी, आज वन संरक्षण के विषय में हम इन्हीं से चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार बैसाखू राम कश्यप जी। कश्यप जी, चर्चा का शुरुआत करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वन प्रबंधन समिति का जो चुनाव हुआ, जब आपको पता चला तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के लिए पद के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत किए? मैं देख रहा था कि हमारा जंगल बहुत तेजी से कट रहा था। हमारे गांव के लोग बहुत कटाई कर रहे थे। इस कटाई को देखते हुए मैं सोचा हमारे आने वाला पीढ़ी बिना जंगल के कैसे जिएगा, इसलिए मैं वन प्रबंधक समिति का दावेदारी किया। कश्यप जी, आपने इस चुनाव में भागीदारी लिया अध्यक्ष पद के लिए और आप चुनाव जीते भी। इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप चूंकि अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अब आगे आप कैसे जंगलों को बचाने का प्रयास करेंगे? आपके मन में, आपके दिमाग में क्या योजना है, उसको थोड़ा सा बताएं। जितना हो सके हम लोगों को समझाएंगे। गांव के हर पारा मोहल्ले में जहां मिलेंगे तो जंगल के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। जहां खाली जगह मिलेगा वहां पौधारोपण का कार्य करवाएंगे। इस तरह सामूहिक प्रयास से जंगल को बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत सही बात कही कश्यप जी आपने। वन को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक वन प्रबंधन समिति, किसी फॉरेस्ट गार्ड, किसी रेंजर या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इस धरती में निवासरत जितने भी मनुष्य हैं, क्योंकि कभी कोई जानवर या पशु किसी जंगल की कटाई नहीं करते, कटाई सिर्फ मनुष्य करते हैं। इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो जंगलों की रक्षा में अपना योगदान देवें। और जिस भी सामूहिक प्रयास, जैसे कि हमारे कश्यप जी कह रहे हैं, इस तरह के कोई भी सामूहिक प्रयास में हमारे गाँव वासियों को, हमारे गाँव वासियों को ही नहीं, ऐसा जो भी प्रयास होता है, जिस भी गांव में होता है, जहां भी होता है, उन सभी को हम अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वो उन प्रयासों को परखें और उन प्रयासों में अपना योगदान जरूर दें। कश्यप जी, अब चूंकि अब वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किस तरह से आपकी सहायता करेंगे आपके इन कार्यों में? शासन प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं कि हमारे वन सुरक्षा समिति जो निर्णय गांव के लिए करेंगे, हमारे ग्रामवासी जो निर्णय लेंगे, उनको शासन प्रशासन महत्व दे। आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही बात है। गांव के लोग, ग्रामवासी जो हजारों लाखों साल से जंगलों के साथ रह रहे हैं, उन ग्रामवासियों की एक सोच बन गई है जंगल के बारे में। ये अलग बात है कि कुछ अभी जो जंगल की कटाई तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर भी गांव के लोग जो जानते हैं, गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समझते हैं कि जंगल का क्या महत्व है। तो उन जंगलों को वही लोग अपने लोगों को ज़्यादा समझते हैं, इसलिए वही लोग ये बता सकते हैं कि हम जंगलों को कैसे बचाएं, जंगल को आगे और विस्तृत कैसे करें। ये गांव के लोगों की जो सोच है
उसको अगर सरकार महत्व देती है, गांव वालों के साथ बैठ के कोई योजना बनाती है, ना कि किसी बड़े शहर में किसी मीटिंग्स में जो उन लोग योजना बनाते हैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग जो योजना बनाते हैं, वो योजनाएं उतना ग्राउंड लेवल पर उतना महत्व नहीं रखती। अगर वो वहाँ से 2 कदम आगे आए, गांव वालों को साथ में लें और फिर जो योजना बनाएं, उन योजनाओं से जो एक साथ मिलके जो प्रयास होगा जंगल को बचाने का, वो प्रयास कहीं ज़्यादा सफल होगा। और ये चूँकि सबके मन से होगा, इसलिए लोग इसमें इन्वॉल्व भी होंगे और इस काम को वो करना पसंद करेंगे। और इस तरह से जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश दुगुना तेजी से होना चालू होगा। कश्यप जी, अब मेरा अंतिम सवाल कि आप हमारे जो देख रहे हैं, हमारे चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो जंगल है उसको संरक्षण करने में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हम सब मिलकर जंगल को बचाएं और हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन रक्षा करने का प्रयास हमारे पुरखाओं ने किया और हम भी पुरखाओं के चलाए अनुसार चलेंगे। तो आपका कहना है कि क्योंकि आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और आदिवासी कम्युनिटी का जंगलों से बहुत नज़दीक रिश्ता रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो आदिवासी, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, एक्चुअल में वो जंगलों से जिनका रिश्ता बहुत गहरा है, वो उनको जंगलों को कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हम जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनसे हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के आदिवासी जो भाई हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और उनका जो संस्कृति है वो पेड़ पौधों की रक्षा करने का, पेड़ पौधों की पूजा करने का। आपने देखा होगा इतिहास में ऐसे कई सारे आंदोलन हुए हैं, चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन हुए हैं, जिसमें आदिवासियों ने जंगल को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, अपनी जानें गंवाई। इसलिए कश्यप जी का जो बात है वो मतलब सोराना सच है। तो कश्यप जी जो बोल रहे हैं उस बात में काफ़ी दम है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा हमारे आदिवासी भाइयों को, वो जंगलों को बचाने का प्रयास करें और उनके साथ प्रयास में सभी लोग जो गांव में रहते हैं, वो सभी लोग उस प्रयास में साथी बने और पूरा धरती इस प्रयास में लगे कि जंगल बचे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः हमारे कश्यप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। कश्यप जी से मैं चाहूँगा कि वो मेरे चैनल के लिए 2 शब्द कहें, लोगों को कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भाई कृष्णा को मेरे तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग चैनल को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। चलिए साथियों, अब हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है चीना बाना। बड़े कनेरा एक प्राकृतिक रूप से समृद्ध गांव है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन क्या यहाँ के ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल संबंधी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं? आइए एक नजर डालते हैं। बड़े कनेरा में पेयजल संबंधी कोई अधिक समस्या तो नहीं है। यहाँ हैंडपंप, बोरवेल्स इत्यादि से यहाँ के ग्रामीण अपने पेयजल की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन यहीं एक पारा है मारीगुड़ा, जहाँ का वाटर लेवल काफ़ी डाउन है और वहाँ बोरवेल्स की खुदाई हुई लेकिन पानी नहीं निकल पाया। उस पारा में
पेयजल की समस्या बनी रहती है। समय रहते उनकी व्यवस्था की जानी आवश्यक है। शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बड़े कनेरा में नर्सरी स्तर पर 18 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। 10 सरकारी प्राइमरी स्कूल और 2 निजी प्राइमरी स्कूल, 5 सरकारी मिडिल स्कूल और 2 निजी मिडिल स्कूल और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध है। स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधा के लिए यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक उप स्वास्थ्य केंद्र और एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। ग्रामीण जनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में 20 वार्ड हैं। इस तरह ग्राम बड़े कनेरा में मूलभूत सुविधाएं निरंतर समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। ग्राम बड़े कनेरा के संबंध में और अधिक जानकारियां हम एपिसोड दर एपिसोड आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।